नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको फ्रॉइड का जो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने पूरे बच्चों की व्याख्या की थी कि कौन सी उम्र में बच्चे कैसे बनेंगे और उनका वो उम्र जो है उनके आने वाले भविष्य को कैसे तय करेगा, उनके पूरे व्यक्तित्व को कैसे तय करेगा, इसके बारे में मैंने बात किया था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रॉइड के सामाजिकरण का सिद्धांत, फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। फ्रॉइड के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लग रहे थे कि वो हमेशा जैविक कारकों को ही आपके पूरे व्यक्तित्व के विकास का कारक मान रहे थे, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को ही वो आपके पूरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कारण मान रहे थे। तो इस कारण उन पर बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप होने लगा कि भाई तुम खाली बायोलॉजिकल बात बोलता है, तुम तो कोई भी बात जो है सोशल बात कह ही नहीं रहा है, इन्वायरमेंटल बात कह ही नहीं रहा है। बच्चे पे केवल जैविक प्रभाव ही थोड़ी होते हैं, बच्चे पे सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं, सामाजिक कारक कारक के भी प्रभाव होंगे, पर्यावरणीय कारक के भी प्रभाव होंगे। केवल एक चीज से हम किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यही बात कह रहा था अन्य जो लोग थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे, एक तो आपका उनका चेला ही था, उनका नाम था कार्ल जंग। एक उनका और चेला था, इसका नाम था एडलन। तो ये लोग खुद ही इसका विरोध करने लगे। हालांकि एक चीज मैंने आपको बताया था कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो शब्द है इसको तो सिगमंड फ्रॉइड ने रखा था, कार्ल जंग ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शब्द का इजाद किया था 1913 के आसपास में। तो ये जो शब्द है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो सिगमंड फ्रॉइड ने उसके चेले ने इजाद किया था, ठीक है। जिसमें वो मात्र प्रतिद्वंदिता की बात करता है कि जो बच्चा होता, बच्ची होती है, बेटी, उसका पहला प्यार जो है वो पिता होता है। इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था, जो पिता का पहला प्यार होता है, पिता का बोलते हैं, बेटे का जो पहला प्यार होता है वह माँ होती है, ये चीज। तो इसके बाद जब फ्रॉइड का बहुत ज्यादा आलोचना होने लगा, तो वैसे समय में फ्रॉइड ने बोला कि ठीक है भाई, अब मैंने आपको फ्रॉइड के बारे में पहले ही बताया कि अगर उसका एक चीज पे किसी ने कुछ कमेंट किया, वो चीजों को तुरंत चेंज कर देता है, तुरंत बदल देता है। बोला ठीक है, बायोलॉजिकल से दिक्कत है ना, हम अभी बता रहे हैं सोशल फैक्टर, अभी बता रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर भी। तो बोला कि बताओ, तो बोला लो देते हैं। और उसने बात कर दिया फ्रॉइड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन की, लो मेरा सामाजिकरण का सिद्धांत तुम एक्सेप्ट करो और खुश रहो। अब फ्रॉइड का जो सामाजिकरण का सिद्धांत है उसमें फ्रॉइड तीन तरह के एंजाइटीज की बात करता है, तीन तरह की चिंताओं की बात करता है। फ्रॉइड कहता है कि इन तीनों से ही हमारा पूरा का पूरा सोशल डेफिनेशन तय होता है कि हम आगे चलकर कैसे व्यक्ति बनेंगे, कैसे इंसान बनेंगे। और उसमें जो ये तीन चीजों को लेता है वो कहता है, पहला को इदम, पहले को क्या कहता है, इदम कहता है, ईद कहता है। इंग्लिश में ईद कहते हैं। अब हिंदी अनुवादकों को कोई शब्द नहीं मिला तो क्या किया, इदम कह दिया उसी को। अब फ्रॉइड जो लिख रहा था वो तो जर्मनी से बैठ के लिख रहा था, उसको थोड़ी पता था कि हिंदी वाला ऐसा ऐसा खतरनाक शब्द जो है शब्द का यूज करेगा, इदम। दूसरे को ईगो को कहते हैं अहम। यहाँ ईगो का मतलब वो नहीं होता है जो आमतौर पे हम सभी समझते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये तो बहुत ईगो में चल रही है लड़की। इसका ईगो का ये मतलब नहीं है, वो ईगो अलग ईगो, उसको अहंकार कहते हैं, घमंड कहते हैं। यहाँ ईगो का तात्पर्य अहम से है। अहम का मतलब जो आपके पूरे व्यक्तित्व के विकास में आपकी सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके बाद जो सिगमंड फ्रॉइड है वो सुपर ईगो की बात करता है, इसको कहते हैं परम अहम। तो ईद को कहते हैं हिंदी में इदम, ईगो को कहते हैं अहम, और सुपर ईगो को कहते हैं परम अहम। मस्तिष्क को तीन भागों में बांट करके, तीन तरह की चिंताओं में बांट करके सिगमंड फ्रॉइड ने इसकी व्याख्या कर दी। तो उसमें उसने बताया, पहले तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं ना तुरंत में कि क्या बोल दिए, इसका क्या मतलब है। तो सिगमंड फ्रॉइड बोला ठहरो भाई, थोड़ा धैर्य रखो, ज्ञान जो है वो धैर्य का विषय है। तो उसने बोला कि चलो हम व्याख्या कर दें एक एक करके। तो पहला जो व्याख्या किया वो किया इदम का व्याख्या, इदम, ईद का व्याख्या। ईद जो होता है वो एक बायोलॉजिकल थिंग होता है, जैविक थिंग होता है। जब आप बड़े होते हैं, जब पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही आपके अंदर ईद का विकास हो जाता है। जैसे ही आपने जन्म लिया वैसे ही आपके अंदर इदम का विकास हो गया। इदम को आप सामान्य भाषा में कहते हैं, वो आपकी पाश्विक प्रवृत्ति है, आपके अंदर का जो जानवर वाला प्रवृत्ति है, पैशाचिक प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, वो है ईद। ईद जो है हमेशा क्या चाहती है, वो स्वसंतुष्टि चाहती है। स्वसंतुष्टि को इंग्लिश में कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहती है। उसको अपना सुख चाहिए, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या है, क्यों बनी, क्या फर्क पड़ता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको चाहिए मुझे सुख चाहिए। इसीलिए जब देखिएगा बच्चा लोग जब पैदा होता है, मान के चले कोई व्यक्ति घर में मर गया या किसी व्यक्ति की दुर्घटना में कुछ घायल वगैरह हो गया, तो आप देखेंगे बच्चा को भूख लगा, वो तब भी रो रहा है। उसको इससे कोई मतलब नहीं घर में कौन सी स्थिति बनी हुई है, उसको बस इतना पता है कि भैया मेरे को दूध पिलाओ, मेरे को संतुष्ट करो। तो ईर्ष्या इसीलिए बोला है सिगमंड फ्रॉइड ने, ईर्ष्या जो बायोलॉजिकल है, पैदा होने के साथ ही आपके अंदर डेवलप होता है। और बच्चे को उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है ना। तो इसमें स्वसंतुष्ट, ये बहुत स्वार्थी होती है। ईर्ष्या जो होती है ना, बहुत ज्यादा स्वार्थी होती है। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या घटना घट रही है,
ठीक है। इतना ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत ज़्यादा। इतना शक्तिशाली होता है कि अगर इसके सामने कुछ भी आ गया और अगर ईड इसका पावरफुल है तो उन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं करेगी, ये केवल अपने आप को संतुष्टि करेगी। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ईड। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है, इसके सामने किसी का बस नहीं चलता है, ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन इतना ही नहीं, ईड का सबसे खास बात ये भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, रचनात्मकता होती है। अगर ईड ने कुछ चाहा और इसको वो नहीं मिला, ईड ने कुछ चाहा और उसको ये नहीं मिला, तो वो सपनों में जाकर के चीज़ों को क्रिएट कर देती है, रचनात्मकता पैदा कर देती है। कैसे आपको इसको समझाएं? चलिए एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि ईड कैसे क्रिएटिव होती है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मेरे साथ झगड़ा हो गया, जिसका मेरे साथ झगड़ा हुआ। आप चूंकि अच्छे व्यक्ति हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, इसीलिए अगर झगड़ा भी हुआ तो आप उतना उसको माइंड नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ और आपकी इच्छा हुई कि चाकू निकाले और मार दे इसको, आपके मन में ये इच्छा हुआ, लेकिन आपको पता है कि समाज में ये चीज़ गलत है, निंदनीय है। अगर हम किसी व्यक्ति की हत्या करेंगे तो समाज पहले नहीं छोड़ेगा, अगर समाज से भी बच गए तो पुलिस नहीं छोड़ेगी, अगर पुलिस से भी बच गए तो कानून अथवा न्याय व्यवस्था हमें नहीं छोड़ेगी। तो आपको पता है, अब अगर आपके पास इस चीज़ का ज्ञान है तो आप मेरे को नहीं मारेंगे, है ना। लेकिन आपके मन में तो वो है। मैंने आपको बोला है कि जब आपके मन में कोई भी इच्छा उठती है, कोई भी डिजायर्स उठती है, तो वो खत्म नहीं होती है, वो दमित होकर के अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। तो यह इच्छा भी अचेतन मस्तिष्क में चली जाएगी और अपने आप को वहाँ चीज़ों को क्रिएट करके उसको निकालने का प्रयास करेगी अपने मस्तिष्क से। तो कैसे निकालेगी? तो मान के चले कि आपकी इच्छा हुई मेरी की हत्या करने की, और आप तो कर नहीं पाए क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको पता है आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब आप सपने में गए तो सपने में ये नहीं कि आप मेरे को उठाए और चाकू लेके घूम पड़े हैं, सपने में ऐसा नहीं दिखेगा। सपना रूप बदल के आएगा, अलग अलग रूपों में आपके सामने आएगा, ड्रीम्स के रूप में आएगा वो घटना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप क्या देखेंगे कि एक बहुत बड़ा आप बूचर खाने में गए हैं जहाँ बड़े बड़े जो बकरे होते हैं उसको काटा जा रहा है, उसको मार मार के काटा जा रहा है और आप उसको देख करके बहुत खुश हो रहे हैं, काट दे इसको, काट दे, कचर दे यहीं पर। इससे आप खुश हो रहे हैं देख देख के। तो इस तरीके से सपने रूप बदल करके आए। तो जो चीजें आप मेरे साथ वास्तविक जिंदगी में करना चाहते थे, ठीक है, वो चीजें आपने सपने में कर ली। इसीलिए एक बहुत बड़ा यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसका नाम था अरस्तु। उसने एक बहुत प्रसिद्ध कथन कहा था। उसने कहा था कि अच्छे लोग सपने में वो सब कुछ कर लेते हैं जो बुरे लोग अपने वास्तविक जीवन में करते हैं। अच्छे लोग अपने सपने में वो सब कुछ कर लेते हैं जो बुरे लोग अपने वास्तविक अथवा व्यवहारिक जीवन में वो सब करते हैं। तो जो भी बुरी चीजें होती है ना, वो अच्छे लोग सपने में कर लेते हैं। इतना ही फर्क होता है अच्छे और बुरे लोगों के बीच में। अरस्तु इस बात को डिफाइन करते हैं। तो ईड जो है बहुत ज्यादा रचनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है। ये इतनी क्रिएटिव होती है कि मान के चलिए ईड का जो प्राइमरी चीज है, ईड क्या चाहती है? ईड चाहती है संतुष्टि, और संतुष्टि का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? वो होता है सेक्स, यौन संबंध। तो जब उसको यौन इच्छा या यौन संभोग नहीं मिलेगा, ठीक है, तो साहित्य के रूप में भी चीजों को क्रिएट कर देती है। कहीं कहीं होता है ब्रेकअप होता होगा, या कभी कभी देखते हो जिसका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा रिप्रेस होता है, वो बहुत अच्छे कवि बन जाते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार बन जाते हैं। वो उस कविताओं के माध्यम से चीजों को निकालते हैं, जिसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कैथारसिस कहा था, विरेचन कहा था। तो वो ईड का ही प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है, क्योंकि ईड बहुत क्रिएटिव होती है ना, इस चीजों को निकालेगी। अगर इसको सिंपल चीजों में चीजें नहीं मिलेंगी निकालने के लिए, तो किसी अन्य माध्यम से वो चीजों को निकालने का प्रयास करेगी। तो इसीलिए ईड बहुत ज्यादा रचनात्मकता होती है। अब जो इसमें जो क्या बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं, वो कहते हैं गुदा प्रतिधारण। गुदा प्रतिधारण क्या होता है, आप इसको भी समझ लीजिए। इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर से जोड़ के सिगमंड फ्रॉइड व्याख्या करते हैं। बोला ये सब तो चलो ईड का काम है, जो ईड का बेसिक प्रिंसिपल है, जो आधारभूत सिद्धांत है ईड का, ये सब होता है कि वो शक्तिशाली है, वो स्वार्थी है, वो रचनात्मक है, वो स्वसंतुष्टि चाहती है। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर है ईड का, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो काम करती है, ईड का प्रिंसिपल, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम करती है। इसीलिए बच्चे के अंदर आप ये देखिएगा कि वो गुदा प्रतिधारण, एनुअल रिटेंशन करती है ज्यादा प्लीजर के लिए। जैसे कि कभी कभी जब बच्चा जो है वो जब मलमूत्र नहीं त्यागता है कभी कभी, तो अपने एनल को, अपने गुदा को वो रोक लेता है मलमूत्र को कुछ समय तक, ताकि माँ ज्यादा समय तक उसको प्लीजर देते रहे, उसके एनल को छूती रहे, सहलाती रहे, और वो ज्यादा समय तक उस प्लीजर का आनंद उठा पाए। तो वो सब ईड का ही लक्षण है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, एनवायरमेंटल में वो प्लीजर घुसा हुआ उस बच्चे के मस्तिष्क के अंदर, उस मन के अंदर। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड गुदा प्रतिधारण को एनवायरमेंटल फैक्टर मानते हैं, जो ईड का सबसे महत्वपूर्ण कारक भी है। अब जो है कहता है कि जो समाज
जो समाज ईदम मतलब ईद को ज्यादा नियंत्रित रखेगा, जो समाज ज्यादा ईद को कंट्रोल करेगा, वो ज्यादा सांस्कृतिक बनेगा, वो ज्यादा कल्चरल बनेगा। इसीलिए आप देखिएगा भारतीय कल्चर में सेक्स पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया है। आप अदर कल्चर में चले जाइए, वहां उतना सेक्सुअल रिप्रेशन नहीं मिलेगा, उतना यौनिक दमन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप भारत में आएंगे देखेंगे यहाँ पे योग के माध्यम से, बहुत सारे बड़े बड़े सांस्कृतिक त्योहारों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी जो है सेक्सुअल चीजों को बहुत ज्यादा दबाया गया है। इसीलिए हमारे भारत को सांस्कृतिक देश, संस्कृतियों का देश कहा जाता है, द कंट्री ऑफ कल्चर, है ना। हमारे देश को संस्कृतियों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रेशन, समाज ने सेक्स पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया है। तो जो समाज ज्यादा ईदम पे नियंत्रण करेगा, ये सिगमंड फ्रॉइड कह रहा है कि जो समाज ज्यादा ईद को कंट्रोल करेगा वो ज्यादा कल्चरल मानेगा। सैवेज में जो असभ्य लोग होते हैं वहां कुछ भी नहीं होता, वहां पे बस ऐसे ही सब चीज अपने मन मर्जी के हिसाब से होता है, इसलिए वो कल्चर्ड नहीं माने जा सकते। पशुओं में ही चीज पाया जाता है, पशु में कल्चर नहीं होता है ना, क्योंकि वो असभ्य है, उनके पास मेंटल शक्ति नहीं, मेंटल पावर नहीं है, इस कारण वो असभ्य है। लेकिन इंसानों के पास जो सबसे बड़ी खूबी है वो मेंटल पावर है। इसीलिए जो समाज ईद को नियंत्रित करेगा वो ज्यादा कल्चर्ड बनेगा। ईदम जो है मैंने आपको बताया था क्या चाहती है, मैंने बताया कि ईदम चाहती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्वसंतुष्टि, खुद को। लेकिन उसके बीच में जो आ जाता है, ईद के बीच में वो आ जाता है रियलिटी प्रिंसिपल, उसको कहते हैं वास्तविक परिस्थिति। इसको कैसे समझता है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रेमिका है, ठीक है, और आप प्रेमी हैं, आपका प्रेमिका बोले जाने मन, अब जहां तक हमारा संबंध था वो तो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार किए, पर अब विरह का समय आ गया है, हमारे घर वाले हमारे लौंडा देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत सेटल्ड है, नौकरी पेशा लड़का है, और तुम तो अभी तक बेरोजगार घूम रहे हो, बोले थे कि जल्दी से जल्दी आईएएस बन के आओगे, नौकरी लेके आओगे, मुझे डोली में बैठा के ले जाओगे, पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मेरे घर वाले को हम कब तक रोकेंगे, तो मेरे घर वाले एक सुंदर सा नौकरी पेशा लड़का ढूंढ दिए हैं। अब आप बहुत दुखी हो गए, बोले अब क्या कर सकते हैं भाई, परिस्थितियां तो मिली नहीं वैसी। तो आपकी जो वास्तविक परिस्थिति है, अब ईद क्या चाह रहा है, ईद तो साथ रहना चाह रहा है, ईद तो अपना सेटिस्फेक्शन चाह रहा है, पर वास्तविक परिस्थिति क्या कह रही है, वास्तविक परिस्थिति कह रही है कि भैया अब उसका विवाह कहीं और होने वाला है, ठीक है, तो तुम अब उसके पीछे माथा मत लगाओ। पर ये चीज ईद समझेगी, ईद नहीं समझेगी। तो जब इस तरह की चीजें होगी, जब रियलिटी प्रिंसिपल बीच में आएगा, तो ईद के बीच में और वास्तविक परिस्थितियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उसको ईद तो कैसे निकालेगा, हमने आपको बताया, इच्छा जब जन्म हुई साथ रहने की तो वो खत्म होगी क्या, नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो दमित होगी। और अगर दमित भी नहीं हुआ तो किसी ना किसी माध्यम से बाहर निकलेगी, क्योंकि ईद क्या है, बहुत ज्यादा रचनात्मक है। जब वो ड्रीम्स में चीजों को रचना कर देती है तो सोचिए क्या यहाँ रचना नहीं करेगी, तो वो रचना करेगी, वो बाहर निकालेगी। जो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, साहित्य में, कविताओं में, दर्शन में डूबेगा और उन चीजों को शिफ्ट कर देगा, ईद को ईगो की तरफ शिफ्ट कर देगा और चीजों को धीरे 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 करके सामान्य बना लेगा, नॉर्मल बना लेगा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। पर जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो बुद्धिमान नहीं, जो सामान्य व्यक्ति है, आम लड़का है, वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी ईद को कैसे शांत करेगा, तो अदर माध्यमों में शांत करेगा, अन्य माध्यमों से शांत करेगा। तो जैसे वो क्या करेगा, मदिरालय जाएगा, शराब पिएगा, ड्रग्स यूज करेगा, क्योंकि उसका दिमाग को क्या कर, ईद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसका ईद इतना ज्यादा हावी है कि उसका जो ईगो है, जो अहम है, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है उसकी ईद को। तो वो क्या करेगा, वो रियलिटी प्रिंसिपल को समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तविक परिस्थितियां क्या है। वास्तविक परिस्थिति तो यही है कि उसकी प्रेमिका का विवाह कहीं और होने जा रहा है, पर उसका ईद इस बात को नहीं समझ रहा है, उसका ईद को स्वसंतुष्टि चाहिए। तो कैसे खुद को सेटिस्फाई करेगा, उसको तो मिल नहीं रहा है सेटिस्फेक्शन, है ना। तो वो क्या करेगा, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, कविता गा रहा है, दोस्तों के सामने बैठ के रो रहा है, उसको ये सब में अब ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रियलिटी प्रिंसिपल और ईद के बीच में, तो ये 3 तरीके से पैदा होता है, ये कह रहा है सिगमंड फ्रॉइड। 3 तरीके से एंजाइटी पैदा हो जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर ईदम जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लिख नहीं पाएंगे, जगह नहीं, तो हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ, इसको हटा देते हैं ताकि आपको जगह मिले। तो 3 तरीके से ईदम जो है खुद को, जैसे ही ईदम पावरफुल होगा, ईद पावरफुल होगा, वो वास्तविक परिस्थितियों को नहीं समझेगा, तो शराब खाने में जाता ही है, ड्रग्स लेता ही है। लेकिन हमारा मन इसको वैसे नहीं लेता है, मन 3 तरीके से चीजों को लेता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा कहावत है ना, उसका कविता थी ना हरिवंश राय बच्चन का, कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराते मधुशाला। बहुत प्यारा उसका कविता मुझे को लगता है कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊँ असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।
हालांकि मैं इसको अपने जीवन से ज्यादा जोड़ करके देखता हूँ। ये तो कविता का माध्यम है कि आप जब अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफलता पाने चाहते हैं, तो आपको बहुत तरह का डेविएशन आता है, बहुत भटकाव आता है आपके लाइफ में। तो इस कविता से जोड़िए कि मदरा ले जाने को चलता है घर से पीने वाला। आप चले रास्ते में, आपने कुछ लक्ष्य तय किया कि हमको आईएएस बनना है, आप रास्ते में चले, तो लक्ष्य को मदिरालय मान लीजिए। अब मदिरालय जाने को चलता है घर से पीने वाला, किस पथ पर जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला। अब उसको समझ में नहीं किधर जाए, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करे, किससे सलाह ले, कौन से टॉपर्स की किताब पढ़े, कौन सा किताब पढ़े, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो किस पथ पर जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब अलग अलग पथ बतला रहे, कोई कह रहा इधर चल, कोई कह रहा इधर चल, अलग अलग पथ बतलाते सब। पर मैं यह बतलाता हूँ, जो जो कायदे का व्यक्ति होगा, जो सही इंसान होगा, वो क्या कहेगा कि पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। चाहे जीवन में कितना भी भटकाव आए, कितना भी डेविएशन आए, अपने लक्ष्य से मत भटकाना, अपने कर्म पे टिके रहना, और तुम मधुशाला को पा जाओगे, अपने लक्ष्य को पा जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही बात सिगमंड फ्रॉइड भी कह रहा है कि जो रियलिटी प्रिंसिपल्स होते हैं, इसको इंग्लिश में लिख दे क्या, थोड़ा अजीब सा लगता है ना हिंदी में, वास्तविक परिस्थिति, वास्तविक रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, REALITY। मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक है, तो कभी शक मत कीजिएगा। ठीक है। तो इदम जो है वो संतुष्टि चाहती है, और उसके लिए वो वास्तविक परिस्थितियों को नहीं देखती है। जब इदम कंट्रोल होगा तो इदम जब पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली होगा, तो वो तीन तरह की एंजाइटी को पैदा करेगा, तीन तरह की चिंताओं को जन्म देगा। और पहला जो चिंता को होगा उसको कहते हैं, यहाँ पे बड़ा अक्षर में लिख देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। पहला आएगा फियर ऑफ आइसोलेशन, इसको कहते हैं अकेलेपन का डर, अकेलेपन का डर। अब उसको ये लग रहा है कि मैं अपने जीवन में अकेला हो गया हूं, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरा तो कोई मूल्य नहीं है ना। इस तरीके से जब उसका ईड इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसका ईगो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो क्या बोलेगा, अकेलेपन का डर। ये सब व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, फियर ऑफ आइसोलेशन, अकेलापन। अब मैं तो अकेला हो गया, लाइफ में तो अब मेरा कुछ है ही नहीं। ईड जब भी पावरफुल होगा तो इस तरह की एंजाइटी को जरूर जन्म देगा। और ईड मैंने बताया है कब पावरफुल होगा, ईड तब ज्यादा ताकतवर हो जाएगा जब आपकी जिंदगी में कोई बुरी घटना घटेगी। ईड ज्यादा पावरफुल है, ईड सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढता है, वो अपनी इच्छा चाहता है पूरा करने। और जिंदगी वैसा आपको नहीं मिलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती है जिंदगी, जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। तो सोचिए, जब जब जिंदगी अपने हिसाब से चलेगी, आपके ईड को क्या कर देगी, वो पावरफुल बना देगी आपका। ईड अपने हिसाब से चलना चाहेगा, अपने हिसाब से चलेगा वो, है ना। तो इसीलिए वो जब भी अपने हिसाब से चलेगा, तो आपके अंदर सबसे पहले जो डर क्रिएट करेगा, इसको कहते हैं फियर ऑफ आइसोलेशन, कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई मूल्य नहीं है। दूसरा जो वो क्रिएट करेगा, उसको कहते हैं हम फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस, अंधेरे का डर। अब अंधेरे का डर का यहाँ संबंध जो है सिगमंड फ्रॉइड जो लेता है, वह लेता है अज्ञानता से। जिस व्यक्ति के अंदर नॉलेज नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा ईड के प्रभाव में आ जाएगा। उसका ईड इतना पावरफुल हो जाएगा अज्ञानी व्यक्ति का, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा वो। इसलिए वो ज्यादा शराब पिएगा, वो बार बार गलत रास्ते पे जाएगा, ड्रग्स लेगा, हो सकता है वो किसी व्यवस्था के साथ संभोग करे, हो सकता है वो किसी का बलात्कार करने का प्रयास करे, हो सकता है वो किसी की हत्या तक कर दे, क्योंकि उसका ईड पावरफुल है ना। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहा है किसी भी किसी माध्यम से, और उसको मिल नहीं रहा है। अब जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो तो साहित्य के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या सामाजिक नियमों या मानदंडों के हिसाब से दोस्तों से बात करके चीजों को निकाल देता है। और जो अज्ञानी व्यक्ति होगा, वो कैसे निकालेगा इस चीज को, तो वो यही सब का सहारा लेगा ना। हाथ वाथ काट जो लड़कियां लेती है, वो सब क्यों कर लेती हैं, क्योंकि देखिएगा आप, जो 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियां अधिकांश हाथ बात काटती है, नस वस काटती है अपना, वो क्यों काट रही है, वो इसलिए काटे, उसका ईड बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें ज्ञान की कमी है। तो जब आपके पास, सिगमंड फ्रॉइड कह रहा है कि आपके अंदर फियर ऑफ डार्कनेस होगा, अंधेरे का डर होगा, मतलब अज्ञानता आपके अंदर बहुत हो जाएगा। बहुत लोग अज्ञानता भी, और कुछ ऐसे भी है जो अंधेरे में जिनको डर लगता है, उसको निक्टोफोबिया कहते हैं। कहीं रात में गया, देखा भूत ऊत है भाई, कहीं क्या देखा, एकदम से कि नहीं भाई, हमने अकेले में कहीं नहीं जाएंगे, हमको लाइट चाहिए जाने के लिए, मोमबत्ती चाहिए तब जाएंगे, उसको कहते हैं अंधेरे का डर, द फियर ऑफ डार्कनेस। तीसरा जो चीज होता है उसको कहते हैं, कहाँ लिखे अब इसको, यहीं पर लिखे थे। तीसरा जो चीज होता है उसको कहते हैं लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट। जब आपका जो है ना आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति
में कमी आ जाएगी, वो भी एक ईड के पावरफुल होने का सबसे बड़ा कारण होगा। ईड तब भी ज़्यादा पावरफुल होगा जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे कटिहार जिले से ही थे, अभी तो है नहीं, थे, नाम था उनका तारकिशोर प्रसाद। तो हमारे कटिहार के या बिहार के जितने भी लड़के क्या कहते हैं, चाचा विधायक है हमारे, कुछ भी होगा देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चाचा के विधायक अब रहे नहीं, तो जब विधायक रहे नहीं तो सोशल सपोर्ट तो हट गया, तो बड़ा धक्का लगेगा। जैसे किसी के घर में किसी का पिता है, क्या कहता है, बेटा टेंशन मत ले, जब तक हम है ना तब तक तुम्हारा पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, तुम पढ़ो, तुम टेंशन मत लो, हम है ना, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं यार, हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास जान पहचान है, हम तुम्हारा कहीं ना कहीं सेटिंग करवा देंगे। लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु हो गई अचानक से, सोशल सपोर्ट ही चला गया। अब सोशल सपोर्ट जैसे ईड इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो फिर पागल हो जाएगा वो व्यक्ति। या किसी का देखिए इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाए, अचानक से नौकरी कर रहा है, नौकरी चला गया, पागल हो जाएगा वो आदमी, नौकरी चला गया। बिजनेस अचानक से झटका लग गया, पागल हो जाएगा वो आदमी। उसका ईड इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो कुछ भी गलत कदम उठा लेगा, वो आत्महत्या कर सकता है, वो कुछ भी गलत कर सकता है ना, क्योंकि उसका ईड जो इन सब चीजों ने एंग्जाइटी पैदा कर दिया उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, और उस एंग्जाइटी ने जन्म दिया ईदम को, ईड को जन्म दिया, और इस ईदम ने पूरा का पूरा उसका सिस्टम खराब कर दिया, उसका पूरा सिस्टम ही ला के रख दिया, है ना। इसीलिए हर समाज में ईद पे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, ईदम को रोकने का प्रयास किया गया है। पर ईदम को रोकेगा कौन, सवाल तो यही है, ईद को रोकेगा कौन। ईड को हमेशा बैलेंस करेगा ईगो। कौन करेगा, ईगो। ईगो क्या होता है, जब आप बड़ा हो रहे हैं तब आपके अंदर ईगो का विकास होगा। इसीलिए हम बोले ना कि ईदम पावरफुल बचपन से होता है, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके अंदर सोशल नॉर्म इनकॉर्पोरेट होते जाते हैं, सामाजिक प्रतिबंध जब आपके अंदर समायोजित होते जाते हैं, सामाजिक नियम को जब आप इनकलकेट करते हैं खुद के अंदर, तो आपका ईड कमजोर होता चला जाता है। आपका ईड जो है वो क्या है, कमजोर होता चला जाता है, और आपका ईगो जो है वो बढ़ता चला जाता है। ईगो क्या होता है, ईगो बैलेंसिंग पावर होता है। जब जब आपका ईड ज्यादा ताकतवर होगा, जब जब ईड आपका ज्यादा ताकतवर होगा, आपका ईगो ही उसको कंट्रोल करेगा। तो ईगो जो है वो क्या है, बैलेंसिंग पावर है, बैलेंस करता है। वो कैसे करेगा, देखिए, जब आप बड़ा हो रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया, आपके अंदर अहम का विकास हो रहा है, ईगो का डेवलपमेंट हो रहा है ना। अब जब ईगो का डेवलपमेंट हो रहा है तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा है, क्योंकि ईड जो है वो तो स्वसंतुष्टि चाहती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहती है। जब आप बड़ा हो रहे हैं तो आपको ये फील होगा, आपको ये महसूस होगा कि सिर्फ तेरा ही प्लेजर में जो है इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, सिर्फ तुम ही इंपॉर्टेंट नहीं रखते, दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी ईगो, जिनके ईड्स महत्वपूर्ण रखते हैं। तो जैसे ही आपको ये बात लगेगा कि नहीं, सिर्फ मेरा सुख ही मायने नहीं रखता है, अन्य के सुख भी मायने रखते हैं, आपका ईगो धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगा और ईड थोड़ी धीरे आपका कम होने लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा ईगो डेवलपमेंट में जो साथ देगा वो देगा पिता। जब पिता को आप प्रोटेक्टर मानेंगे, रक्षक मानेंगे, तो वो आपकी ईड को कमजोर कर देगा, आपके ईड को क्या करेगा, कमजोर कर देगा, और आपकी ईगो को बढ़ा देगा। क्या बोलेगा, पिता मेरा रक्षक है, पिता मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो जैसे ही पिता पावरफुल हो गया, पिता महत्वपूर्ण हो गया, पिता लव का एक सोर्स हो गया, तो वह आपकी ईड को कमजोर करेगा और आपकी ईगो को बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं समझा पाया। अब दूसरा जो कारक है, इन्वायरमेंटल कारक आपको बता दिए थे, गुधा प्रतिधारण। अब दूसरा जो ईगो के कारक है, देखो सिगमंड फ्रॉइड बोल रहा है सामाजिक कारक। जब आपका सामाजिक कारक जो होता है, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, वो आपके अहम के विकास में बहुत योगदान निभाते हैं। कैसे योगदान निभाते हैं, देखिए, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति विकलांग व्यक्ति है, एग्जाम्पल आपको दे रहे, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, मान के चलिए जब वो पैदा हुआ तो उसका एक पैर नहीं था या उसका एक हाथ नहीं था, तो उसके अंदर जैसे ही ये चीज हुआ तो उसको तो लग गया ना कि वो सबसे अलग है। तो जैसे ही उसको लगा सबसे अलग है, तो उसके अंदर किस चीज का डर आया, फियर ऑफ आइसोलेशन का डर, अकेलेपन का डर। हाय, मैं तो और जैसा हूं ही नहीं, मैं तो उन सबसे अलग हूं, मेरा तो एक हाथ ही नहीं, मेरा तो एक पैर ही नहीं, मेरा तो एक आंख ही नहीं है। तो उसके अंदर ईड क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। ईड क्या करेगा, उसको डिप्रेशन में भी डाल देगा, उसको गलत तरीके से गलत चीजों को करने के लिए भी प्रेरित करेगा, क्योंकि वो अन्य लोगों से अलग है ना। तो वहां पर ईगो आएगा। ईगो कैसे आएगा, अभी विकलांग व्यक्ति क्या सोचेगा, जब ये बड़ा होगा सोचेगा, चलो मेरे पास एक हाथ नहीं है, चलो मेरे पास एक पैर नहीं है, चलो मेरे पास एक आंख नहीं, पर मेरे पास दिमाग तो है, चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनते हैं। जब आईएएस बन जाएंगे तो लोग मेरे पैर को भूल जाएंगे, वो मेरे समाज सेवा को देखेंगे कि मैं एक बेहतर समाज सेवक बन पाया कि नहीं, मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन पाया कि नहीं। तो यहाँ पे जो है विकलांग जो है वो क्या करेगा, अपने ईगो के विकास करने के लिए अपना शिफ्ट कर देगा। उसके पास आंख नहीं है, मान किसी व्यक्ति के पास आंख नहीं है, बोलेगा चलो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा मेरे पास गला तो है, तुम बहुत अच्छा संगीत गा सकते हैं, तो लोग मेरा आंख भूल करके मेरे संगीत को सुनने के लिए आएगा। तो ऐसे करके वो क्या करेगा, अपनी ईगो को, अपनी ईड को जो है कमजोर करने के लिए वो अपनी ईगो का विकास करेगा, और ईगो के विकास में वो नई नई कलाओं का सृजन करेगा, नई नई कलाओं का विकास करेगा। कि चलो मेरे पास कान नहीं है, कोई बात नहीं है, पर मेरे पास एक बहुत सुंदर जो है
गला है जिसमें मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता बन सकता हूँ। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, सामाजिक कारक। दूसरा, जब ईगो डेवलपमेंट होगा सामाजिक कारक में, तो बोली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखते हो कई घर में जो है, जो बच्चा होता है जब वो बड़ा होता है तो अपने पिता के चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने लगता है खुद के अंदर, अपने पिता के बात करने के तरीकों को समायोजित करने लगता है खुद के अंदर। आप कभी कभी देखते हो किसी से बात करते हो, कहीं फोन लगा दिया किसी घर पे, उठाया फोन, हाँ बेटा वो पापा बोल रहे हैं, नहीं पापा नहीं उनका बेटा बोल रहा हूँ, है ना, इतना आवाज सेम सेम मिलता है। तो अपने पिता के बातों को अपनाने का कोशिश करता है। शिक्षक, क्योंकि वो ईगो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है शिक्षकों का, तो शिक्षकों के स्टाइल में बात करेगा, शिक्षकों की तरह हाथ हिलाएगा, शिक्षकों को जैसे कपड़ा पहनने का प्रयास करेगा, शिक्षकों की तरह चलने का प्रयास करेगा। वो ईगो डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड इन सबको फादर सिंबल मानता है। फादर सिंबल का मतलब पिता तुल्य, पिता के तुल्य जैसा। जैसे शिक्षक है, जैसे कि पिता है, जैसे कि समाज है, जैसे कि परिवार है, जैसे कि गॉड है, ये सब क्या पिता तुल्य है, पिता के समान, पिता के प्रतिरूप है ये सब, फादर सिंबल्स हैं। तो जैसे बोली में वो शिक्षकों की कॉपी करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी आज भी जो आपको बड़े दिखेंगे या जब वो पढ़ाते होंगे तो उसमें देखिएगा कि आप कुछ कुछ शिक्षकों का गुण देखेंगे। जैसे उनके शिक्षक उनको बताया करते थे, जैसे उनके शिक्षक उनको पढ़ाया करते थे, सेम वो लड़का उसी तरीके से चीज़ों को कॉपी करने का प्रयास करता है ना। तो ये सब चीज़ देखिएगा। पहले के टाइम में होता था शिक्षक लोग को भी बाहर जाता था तो बहुत सभ्यता के संस्कार के साथ निकलता था। अब तो कुछ भी चल रहा है पे नेट वेट पे, मीडिया उडिया, यूट्यूब सब पे देखते हैं। लेकिन पहले के समय में शिक्षक बहुत तहजीब में रखते थे। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक तहजीब में नहीं रहा, शिक्षक गलत तरीके से चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट किया, तो बच्चा उससे प्रेरणा ले रहा है और बच्चे भी आगे चल के वही चीज़ करेंगे। इसीलिए शिक्षक, पहले के समय में शिक्षक वगैरह सबको बहुत ज़्यादा देखिएगा महत्व दिया जाता था। हम लोग के प्राचीन सांस्कृतिक धर्म में तो देखिए ना शिक्षकों को कितना ज़्यादा योगदान दिया गया है कि नहीं। अभी 5 सितंबर था पिछला, ये देखिए कितना शिक्षकों की बात की गई। शंकराचार्य, असंग, वसुबंधु, ये सब कितने खतरनाक लोग हुए। धर्म कीर्ति, जब ये लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तो काफ़ी दूर दूर से लोग इनको पढ़ने के लिए आते थे। अपना पूरा का पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया था इन सब चीज़ों को लेकर के। तो जो शिक्षक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, उसके ईगो के विकास में। इसीलिए वो क्या करेगा, जो बच्चा होगा वो शिक्षकों की बोली को अपनाएगा, उसका वेशभूषा को अपनाएगा। घर में भी देखिएगा खान पान जो होता है, अगर किसी के घर में दूध दही उसके माता पिता बहुत खाते हैं, बचपन से बनता आया है, या मटन मुर्गा बनता है, तो उसके बच्चे के अंदर वही चीज़ डेवलप करेगा, उसके बच्चा को वही खाना ज़्यादा पसंद होगा, मटन मुर्गा दूध दही ये सब, जिसके घर में बचपन से। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक कारक का एक हिस्सा बन जाएंगे। तीसरी चीज, फ्रॉइड जो है वो वैवाहिक संस्था को ईगो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा औजार मानता है। अहम विकास का सबसे बड़ा औजार जो है वो मैरिज इंस्टीट्यूशंस को मानता है। क्यों मानता है वो मैरिज इंस्टीट्यूशन को? ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, वैवाहिक संस्था क्या होता है? जब आप विवाह करते हैं, जब विवाह करते हैं तो विवाह में क्या होता है? केवल आपको सेक्स नहीं मिलता है, केवल आपको सेक्स नहीं मिलता है, सेक्स के साथ आपको लव भी मिलता है, सेक्स के साथ आपको लव भी मिलता है। यही तो मैरिज है। जो सैवेज होते हैं, सैवेज मतलब जो असभ्य लोग होते हैं, उनमें देखिए विवाह संस्था का नहीं है, वो लोग कहीं पे भी कर लिए। मान के चलिए कि आपकी इच्छा, जब आप ईजम के साथ जब पैदा हुए, ईद लेकर के जब पैदा हुए, तो आप सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर के पैदा हुए, तो सेक्सुअल डिजायर्स को तो आप कहीं भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। किसी वैश्या के पास चले गए, आपको बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, भाई मेरे को बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए, किसी वैश्या के पास गए, उसको कुछ पैसे दिए और अपना जो सेक्सुअल डिजायर है, या जो अपना बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, आप उसको पूरा कर लिए। तो सेक्स तो आप कहीं भी मिल जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड ये कहता है, पर आपको लव नहीं मिलेगा। आपको बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा पर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो जो संतुष्टि मिलेगी वो मिलेगी लव में। जब आप विवाह करेंगे तो सेक्स को लव के साथ जोड़ देती है विवाह। इसीलिए जितने भी सभ्यताएं हैं, जितने भी हमारे देश में संस्कृतियां हुई हैं, चाहे आप बाहर के देशों में भी देखो, वहाँ जो विवाह को यूनिवर्सल माना गया, सार्वभौमिक संस्था माना गया, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन माना गया विवाह को। इसलिए कि हर एक समाज में विवाह को बहुत पवित्र माना गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो विवाह का बहुत महत्व है कि नहीं? अभी तो गंदा हो गया थोड़ा, लेकिन अभी पहले के समय में देखिए कितना ज्यादा विवाह को हमारे भारतीय संस्कृति में माना गया है बड़ा। इतने इतने 7 वचन लिए जाते हैं, इतने ज़्यादा जो है नियम मानदंड ये सब फॉलो किए जाते हैं, सामाजिक नियम को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो सेक्स को लव के साथ जोड़ देती है। हालांकि जब आपको कभी हम कार्ल मार्क्स पढ़ाएंगे तो कार्ल मार्क्स विवाह संस्था को नहीं मानता है, इसको शोषण का सबसे बड़ा उपकरण मानता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि विवाह संस्था जो है वो शोषण का सबसे बड़ा उपकरण है, जिसमें एक पुरुष को एक स्त्री पर निरपेक्ष अधिकार मिल जाता है, संपूर्ण अधिकार मिल जाता है, और
अगर उस पुरुष को इस बात की गारंटी हो कि इस स्त्री से पैदा होने वाला संतान जो है वह मेरा संतान होगा, तो इस बात से उस पुरुष को गारंटी मिल जाती है कि उसके आने वाले वंश, उसके आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने में वो सबसे सहायक व्यक्ति होगा, ताकि वो अपने संपत्ति की, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके। ये बात कार्ल मार्क्स कहता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है वो मैरिज इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता। वो कहता है ये वैवाहिक संस्था कुछ नहीं है, बस शोषण का उपकरण है। और देखिए सिगमंड फ्रॉइड को, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं नहीं, तुम जो कार्ल मार्क्स कह रहे हो ये बहुत गलत बात कह रहे हो। मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो ईगो डेवलपमेंट के, अहम के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि वो सेक्स को लव के साथ जोड़ती है ना। तो यहाँ पे वैवाहिक संस्था पे बात कर ली। अब कई लोग होते हैं कि जो यहाँ पे एक और चीज है कि ईगो डेवलपमेंट में जो कहा जाता है, वो कहा जाता है कि प्रेम वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम लोग तो सोचते हैं ईगो डेवलपमेंट में लाठी बजाओ, शिक्षक होता है वो बच्चा गलती की, हम लोग बचपन में खूब मार खाए, खूब पीटते थे हम लोग को शिक्षक, तो कहते थे कि जो जब तक मारोगे नहीं तब तक सुधरेगा नहीं, चुट्टा है इसे, है ना। हम लोग तो ऐसे चुट्टा चुट्टा करके, एक टीचर थे मेरे पिताजी, उसके पास गए थे कि पढ़ता लिखता नहीं है, क्या करता है, बोलता बात तो ठीक है बोल रहे हैं, पढ़ता लिखता तो नहीं है, यही चुट्टा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सुधार देंगे। और इतना फिर डंटा हमको मारे थे उस टाइम पे मास्टर साहब, सच में हम सुधर ही गए उसके बाद से। तो ऐसा, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड जो है लाठी से मारना या मारपीट को ईगो डेवलपमेंट का साधन नहीं मानता है। सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का अहम का विकास करना हो, ठीक है, तो उसको प्रेम दीजिए, प्रेम नहीं दीजिए, प्रेम से विमुख कर दीजिए। प्रेम से विमुख का मतलब है विड्रॉल ऑफ लव। अगर कोई बच्चा है, कुछ गलती किया, उसको बोल दीजिए कि चल 3 दिन तेरे से मैं बात नहीं करूंगा। या अगर मान के चलिए उसने होमवर्क नहीं किया तो 4 दिन तक तुम अकेले बैठे रहोगे, तुमको खाना पहुंचाने के लिए आदमी जाएगा लेकिन तुमसे कोई बात नहीं करेगा। ये जो विड्रॉल ऑफ लव है ना, प्रेम से विमुखीकरण जो है, वो सबसे बड़ा दंड होता है। और जब बच्चा को प्रेम से विमुख कर दिया जाता है, उसका ईगो का विकास ज्यादा होता है। वो चाहता है नहीं, हम पिछली बार किए थे तो 3 दिन मम्मी पापा मेरे से बात नहीं की, अब ऐसा नहीं करेंगे। कई घर में ऐसा भी होता है, बेटा तू अगर एग्जाम में इतना नंबर ले आया तो मैं तेरे को टॉफी दूंगा, है ना, अगर नहीं लाया तो मैं तेरे से 10 दिन बात नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो ईगो डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन हम लोग के टीचर तो ये पूछते थे कि लठ बजाओ, मार मार कर देह तोड़ दो सारे। तो चलो हम लोग तो ऐसे भी नालायक निकल गए इसीलिए, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड तो नालायक नहीं थे ना, इसीलिए बोले प्रेम से विमुख करना ये ईगो डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब ईगो हो गया, अब जो है बात आता है सुपर ईगो पे, परम अहम पे। इसकी बात बहुत जरूरी है करनी। अब देखिए क्या होता है, जब ईगो होता है, ईगो में बहुत सारी चीजें जो इनकलकेट हो जाती हैं, जो आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं, ईगो को बनाती हैं। जैसे पहला तो आपको मैंने बताया, माता होती है जो ईगो के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेटा बड़े लोग आए हैं तो हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, अच्छे से घर में बैठो, ये सब माता करती है। पिता क्या किया, कहीं बाहर गया खाने पीने के लिए, बेटा देखे मतलब देख लो आइसक्रीम तो ऐसा नहीं कूद के ले ही लेना बेटा, ऐसे झपटना नहीं, दे तो लेना, है ना। ये सब चीज सिखा रहे कि समाज में कैसे एटिकेट्स जिसको कहते हैं, कैसे एटिकेट्स होने चाहिए, वो पिता सिखाता है। शिक्षक क्या सिखाता है, समाज में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे दोस्त बनाने, ये समाज सिखा रहा है। ईगो उसका इसी से तो ईगो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अब जो है बात आता है ईश्वर का। ईश्वर क्या है, ईश्वर पिता का ही इनलार्ज फादर है कि बेटा मेरे जैसे लाखों पिता, मेरे जैसे लाखों शिक्षक मिल करके एक चीज बनते हैं जो इनलार्ज होते हैं, सबसे ताकतवर है, और वो है भगवान। तो है भगवान से डरने लगेगा। भगवान से क्या करेगा, वो डरेगा, क्योंकि मेरा पिता ही मेरे को 4 थप्पड़ लगा देता है छोटी छोटी गलतियों पर, मेरा टीचर ही लठ बजा देता है, तो भगवान तो मेरे लाखों शिक्षक और मेरे लाखों पिताओं से मिलकर के अकेला ही वो अकेला है, तो वो कितना खतरनाक दंड दे सकता है। इसको फादर फियर भी कहते हैं। तो जब आप किसी से बहुत बड़ी सत्ता से डरेंगे तो वो आपके अंदर बनाएगा सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब अंतरात्मा जिसको कहते हैं, अंतरात्मा कॉन्शियसनेस में आप ईश्वर को मानेंगे। कोई सत्ता है जो इतनी ताकतवर है कि वो मेरे हर चीज को देख रही है, मेरे हर गलत और सही चीजों को देख रही है। तो वही जो है जो ईगो डेवलपमेंट है, जो समाज ने करवाया, परिवार ने करवाया, पिता ने करवाया है, वही अब इनलार्ज होकर के अब ईश्वर पे चला गया। अब ईश्वर से छोटी मोटी चीज तो सीखेगा नहीं ना व्यक्ति। अब ये नहीं सीखेगा ना बेटा बिस्कुट कैसे खाया जाता है। ईश्वर से क्या सीखेगा व्यक्ति, ईश्वर से सीखेगा बहुत ऊंची चीजें, बहुत बड़ी चीजें, उच्च नैतिक बातें सीखेगा ईश्वर से, है कि नहीं। इसीलिए वो अंतरात्मा का विषय बन जाएगा। और अंतरात्मा का विकास कैसे होगा, सुपर ईगो का विकास कैसे होगा। सुपर ईगो का विकास होगा ज्ञान के माध्यम से। जब व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा, वो इतना ज्यादा पढ़ाई कर लेगा, पीएचडी कर लिया, डीलिट कर दिया, तब उसके अंदर सुपर ईगो का विकास हो जाएगा। है सुपर ईगो क्या होता है, ये परम अहम होता है। परम अहम मतलब इतना ज्यादा व्यक्ति नैतिक बन जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा खराब नहीं होता, पूरा खराब भी नहीं होता,
और पूरा अच्छा भी नहीं होता, बहुत एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। इसलिए देखिएगा ज्यादातर लोग जो जिनका दिमाग भटकता है वो ईश्वर की तरफ जाते हैं, ईश्वर अध्यात्म के, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, कहते हैं ना। और ये चीज बाद में देखिए अंधविश्वास का रूप भी ले लेता है। ईश्वर को मानता नहीं है सिगमंड फ्रॉइड, ईश्वर को मानता नहीं है सिगमंड फ्रॉइड, रिलीजन वगैरह को नहीं मानता सिगमंड फ्रॉइड। कहता है रिलीजन क्या है, ये तो डर है, फादर फियर ही तो है। पहले वो बाप से डरता था बचपन में, अब वो बड़ा हुआ, अब वो ईगो क्या बोलते हैं, वो ईश्वर का रूप लिया, अब उससे डर रहा है कि नहीं। और जब ईश्वर से बहुत ज्यादा उसका सुपर ईगो मजबूत हो जाएगा तो वो ईश्वर से डरेगा, और कभी कभी ईश्वर के फेथ में पढ़ करके वो अंधविश्वासी भी हो जाएगा, वो गलत नियमों का पालन करने लगेगा, है ना। जैसे कि हम लोग के समाज में होता ही, जिसको अंधविश्वास कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं, तो बोलता है यही तो रिलीजन को खत्म अगर करना है तो ईश्वर को अपने आप में मिला लो, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाओ, तुम्हारा अपने आप जो है रिलीजन का जो है उद्देश्य जो है रिलीजन जो वो खत्म हो जाएगा। ये सिगमंड फ्रॉइड कह रहा है। तो जो सुपर ईगो का विकास होता है वो ज्ञान के माध्यम से होता है। आप जितना ज्यादा ज्ञानी बनेंगे उतना ज्यादा आप नैतिक होते जाएंगे, आपके अंदर संवेदनशीलता का विकास होता जाएगा, सेंसिटिविटी का विकास होता जाएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है सुपर ईगो की। प्रॉब्लम क्या है, अगर सुपर ईगो बहुत मजबूत हो गया ना, बहुत मजबूत हो गया, तो व्यक्ति दोषी महसूस करने लगता है खुद को। मान लीजिए कि मेरे अंदर सुपर ईगो का बहुत विकास हो गया, जैसे कि मैं मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और 2 महीने बाद एग्जाम है और मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, तो मैं अगर घर जाऊंगा या घर में मम्मी पापा से बात करूंगा, मम्मी पापा देखिए मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ, हमको पढ़ना चाहिए था पर हम पढ़ नहीं पाए। उसका सुपर ईगो इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि उसको गिल्टी फील करवा रहा है। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि बिना खाए, जो बच्चा बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होता है, बिना खाए कभी पूजा पाठ कर, बिना क्या बोलते हैं उसको, खाए बिना ही पूजा पाठ जो है वो नहीं किया, मान के चलिए। उसको खा के पूजा पाठ नहीं करना था, ठीक है, लेकिन वो खा के पूजा पाठ किया। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, खा के पूजा पाठ किया। तो वहां पे बोलता ना मम्मी बहुत बड़ा गलती हो गया, हम जो आज ना खा करके पूजा पाठ कर ली, है ना। बोलता ना अच्छा कोई बात नहीं, आगे से तो खा के कर लिया, बाकी टाइम जो बिना खाए पूजा पाठ कर लेना बेटा, ये अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के कर लिया करना। तो ज्यादा अगर आपका सुपर ईगो मजबूत हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति अपने आप को दोषी महसूस करने लगता है। और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला गया तो व्यक्ति सन्यासी बन जाता है कि अरे यार देश दुनिया में क्या, हर जगह तो गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है, हर जगह तो दुख ही दुख है, चलो यार सन्यासी लेते हैं। कई जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें सुपर ईगो बहुत ज्यादा, जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें देखिएगा सुपर ईगो कितना मजबूत होता है। कहाँ जा रहा हमारा यूथ, कहाँ जा रहा हमारा पीढ़ी, कहाँ जा रहा, हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में भगवान माना जाता था पिता को, लेकिन आज का यूथ को देखिए सब सुपर ईगो का दिक्कत हो, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया उसके अंदर, वो अपने आप को गिल्टी महसूस करवा रहा है। तो ऐसे लोग थोड़ा पागलपंती वाले लोग होते हैं जो ये सब तरह का बात बोलते हैं। बहरहाल सिगमंड फ्रॉइड ने इन सब का निष्कर्ष जो निकला, अब सुपर ईगो बहुत हाई हो गया और ईड बहुत खतरनाक खत्म चीज है, समझ में आया। सुपर ईगो उच्च नैतिकता की बात है और ये उच्च पतन की बात कर रहा है। और इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है ये ईगो। इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, ये ईगो बैलेंस कर रहा है। ये दोनों का बैलेंसिंग पावर है। जब जब सुपर ईगो का भागेगा, अपने उच्च नैतिकता की तरफ भागेगा, ईगो पकड़ के लाएगा, इधर इधर खड़ा रहा यहाँ पे, है ना। अगर ये इडम जो है ये जब भागेगा इधर, इधर अपने मतलब नीचे की ओर भागेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढेगा, तो ईगो पकड़ के इधर बोलेगा इधर इधर यहाँ खड़ा हो जा करके। तो इस तरीके से जो है ईगो जो है वो बैलेंस करेगा। नियंत्रण शक्ति है ईगो, है ना। इसीलिए जो व्यक्ति ईगो को मजबूत बनाएगा वो लाइफ में क्या करेगा, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी हो जाएगा। वो ज्यादा एडजस्टमेंट जो करेगा अपनी ईगो के साथ, वो ज्यादा विस्तृत व्यक्तित्व होगा, डायनेमिक पर्सनैलिटी बन के उभरेगा। अब डायनेमिक पर्सनैलिटी क्या है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दी, इसका व्यक्तित्व बहुत विस्तृत है। मान के चलिए कोई हिंदू मुस्लिम है ना। अब एक हिंदू एक मुस्लिम के इलाके में रहने के लिए चला गया, है ना। अब कई लोग होता है अरे यार ये तो मुस्लिमों का इलाका, यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ तो रहना मुश्किल है, इस तरह का बात। तो डायनेमिक पर्सनैलिटी उसका नहीं हुआ। अगर वो मुस्लिमों के साथ रह करके हिंदू उस मुस्लिम के साथ एडजस्ट कर लिया तो एक बहुत अच्छा उसका ईगो डेवलपमेंट है। ईगो डेवलपमेंट मतलब बहुत अच्छा व्यक्तित्व, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी का बंदा है। कभी अगर कोई ऐसा होता है कि हमारे शहर में भी होता है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है, तो जो व्यक्ति उस हिंदू मुस्लिम के बीच प्यार से सामंजस्यता के साथ स्थापित करके रहा, वो व्यक्ति ज्यादा डायनेमिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो इस तरीके से है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप ज्ञानी के साथ भी बैठ सके और अज्ञानी के साथ भी बैठ सके, एक मूर्ख के साथ भी बैठ सके, एक सबसे ज्ञानी व्यक्ति के साथ भी बैठ सके, आप अमीर के साथ भी बैठ सके, आप गरीब के साथ भी बैठ सके। आपको किसी के साथ बैठने में, बात करने में लाज ना आता हो, ये ना लगता हो कि अरे ये तो देखो बहुत बेकार बंदा है, इस तरह का भाव ना आता हो, वैसा व्यक्ति जो है उसका ईगो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, वो बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी का बंदा है। वो कभी लाइफ में क्या है, उदास नहीं रहेगा, निराश नहीं रहेगा, वो हर एक परिस्थितियों में अपने आप को बाहर निकालने की क्षमता रखेगा। ये सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं। तो इस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, पूरा का पूरा साइको एनालिसिस को फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना दिया, जीवन का दर्शन बना दिया पूरे के पूरे मनोविश्लेषण को। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड का योगदान बहुत ज्यादा है अपनी
अपने क्या कह सकते हैं, अपने अपने संस्कारों में, अपने कल्चर्स में सिगमंड फ्रॉइड बहुत ज़्यादा योगदान रखते हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें तो हो गया, अब एक थोड़ा बहुत चीज़ बचा हुआ है, इसको कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड कहता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मनोदैहिक रोग। बहुत सारे रिसर्च किए सिगमंड फ्रॉइड ने, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं। उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च जो किया है वो मनोदैहिक रोगों पे किया, साइकोसोमैटिक डिजीज पे किया। अब आपको इसको बताना जरूरी नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जान जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लास्ट लेक्चर है तो इसको खत्म ही कर दें, इसको अगले लेक्चर्स के लिए छोड़े ही क्यों। साइकोसोमैटिक क्या होता है? साइकोसोमैटिक डिजीज, साइकोसोमैटिक डिजीज, इसको कहते हैं हिंदी में मनोदैहिक रोग। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया, सिगमंड फ्रॉइड ने, और उसमें सबसे पहला जो रिसर्च किया उन्होंने, उसने किया हिस्टीरिया पे रिसर्च। किस पे किया? हिस्टीरिया पे। हिस्टीरिया क्या होती है? अरे जिसको अपने गांव घर में कहते हैं ना भूत मिर्गी, जिसको भूत ऊत लगता है, ओ बाबू ये इसके अंदर माता आ गई है, इसके अंदर फल्लवा आ गया है, इसको कहते हैं हिस्टीरिया का पेशेंट। ऐसा व्यक्ति को हिस्टीरिया का पेशेंट उस जगह पे होता है जहाँ सेक्सुअल रिप्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे भूत प्रेत ज्यादातर शहर में नहीं आते हैं, वो ज्यादातर गाँव में आते हैं। गांव में क्या होता है, इतना ज्यादा सेक्सुअल रिप्रेशन किया जाता है महिलाओं का, इतना ज्यादा उनके यौनिक इच्छाओं को दबाया जाता है, सामाजिक प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब आपके ऊपर किसी भी तरह के डिजायर्स को रिप्रेस किया जाएगा, आपकी इच्छाओं को दमित किया जाएगा, तो वो खत्म नहीं होगा, वो अचेतन में चला जाएगा। और कभी कभी वो अचेतन में जाकर जो ड्रीम्स के रूप में निकलेगा, अगर ड्रीम्स के रूप में नहीं निकाला तो महिलाओं के अंदर या किसी भी पुरुष के अंदर भी एक मल्टीपल पर्सनैलिटी के रूप में निकलेगा कि वो फलनवा तंत्र में माता हूँ, मैं चिल्लवा देवता हूँ, इस तरीके से करके बाहर निकलेगा। इसको हिस्टीरिया कहते हैं। तो ये हिस्टीरिया जो है एक साइकोसेमेटिक डिजीज होता है, ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए। तो आप देखिएगा ना कि शहर वर में कहाँ ये सब भूत प्रेत होता है, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन आप गाँव में देखिएगा बहुत ज्यादा होता है। अब तो गाँवों में लाइट वाइट आ गया है, जब तुलसीदास लोग थे के टाइम में था, तो एक तो कहावत था ना उसमें हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अब उस तुलसीदास के समय में होता क्या होगा कि मान के चलिए अंधेरा, लाइट वाइट तो था नहीं, बिजली बिजली तो थी नहीं, तो कभी मान के चलिए पर्दा हिल गया या कुछ इधर उधर हो गया तो आदमी सोच रहा है कि कैसे हिल गया, तो वही भूत मान लिया। लेकिन भूत प्रेत होता नहीं है, सिगमंड फ्रॉइड कहता है ये कुछ नहीं है, मनोदैहिक रोग है, ठीक है, मनोदैहिक डिजीज है, बीमारी है। दूसरा जो बीमारी कहता है सिगमंड फ्रॉइड जो है वो कहलाता है अल्सर का प्रॉब्लम। अल्सर, अल्सर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये भौतिक बीमारी नहीं है। अल्सर कब होता है? अल्सर आपका पेट में पथरी वथरी बन जाना, उसको अल्सर कहते हैं। बहुत सारे को होता है, मेरे एक मित्र थी, उसको भी हुआ था, उसकी मम्मी को हुआ था, अल्सर की प्रॉब्लम हुई थी। अल्सर की प्रॉब्लम में क्या होता है, पेट में पत्थर बन जाता है। बहुत सारे लोगों तो स्टोन कहते हैं, स्टोन बन गया मेरे पेट में। ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, सिगमंड फ्रॉइड इसको साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। कैसे? जब आप टेंशन में, एंगर में, गुस्से में, परेशानी में जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो पेट का सेल्स होता है, जो पेट की जो कोशिकाएं होती है, वो खाने को रिसीव नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है गुस्से में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग गुस्से में खाना खाते हैं, एंजाइटी में खाना खाते हैं, परेशान लेकिन खाना खा रहे हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। जब आप उस समय खाएंगे तो कहते हैं कि वो खाना जो है, आपका सेल्स जो है, पेट की जो उत्तकें हैं, कोशिकाएं हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, रिसीव नहीं करती, और इस कारण से क्या होता है, इस कारण से वो पेट में पत्थर बना देती है। इसको अल्सर कहते हैं। और वो जिंदगी भर का नमक खा पाएगा ना मसाला खा पाएगा, जब तक ऑपरेशन हुआ तो खाएगा भी नहीं खाएगा, उसका भी कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ना खाए, डॉक्टर जिंदगी भर के लिए मना कर दे कि मसाला यूज मत करना है, कम करना। तो अल्सर जो उसको साइकोसेमेटिक डिजीज कहता है। तीसरा जो बीमारी कहता है वो है ब्लड प्रेशर का बीमारी, इसको भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि ये जो है साइकोसेमेटिक डिजीज है, मनोदैहिक रोग है। साइकोसोमैटिक डिजीज है, मनोदैहिक रोग है। मनोदैहिक क्या होता है, मान के चलिए कि कई लोग होता है जिसका थोड़ा सा एंजाइटी हो, थोड़ा सा टेंशन हुआ, हार्ट बीट बढ़ गया, जैसे मेरी माता श्री है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर जरा भी उनको दिक्कत हो गया, कोई पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गया या हमें कुछ समस्या हो, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर तुरंत पूरा हाई हो जाएगा, एकदम ऊपर लेवल तक चला जाएगा। तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, उसको वैसा दवाई ववा दीजिएगा जो इसको कम करेगा, तुरंत ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक साइकोसोमेटिक डिजीज है। इस तरीके से बहुत सारे डिजीज की बात करता है सिगमंड फ्रॉइड। कितना एग्जाम्पल्स दूं, तो ये हो गया आपका
हिस्टीरिया हो गया, अल्सर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। ये सब जो है, अस्थमा भी एक है, अस्थमा को भी आप ले लीजिए। अस्थमा जो सांस वांस फूलने लगता है, ये सब का जब परेशानी होता है तभी होता है। परेशानी दिमाग का काम होता है। साइकोसेक्सुअल चीजें हैं, साइकोसेक्सुअल बोलते हैं, साइकोसोमेटिक चीजें हैं, है ना। तो ये सब, इसीलिए ये सब को भी माना गया, सिगमंड फ्रॉइड मानता है कि ये सब साइकोसोमेटिक है। अल्सर है, हिस्टीरिया, भूत मिर्गी वगैरह सब जो है, भूत ऊत जो लगता है, ये सब दिमाग का बीमारी है, इसका और कुछ नहीं है, सब भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ़ी है, ये सिगमंड फ्रॉइड कहता है। तो यहाँ पे आपका साइकोसोमेटिक डिजीज भी खत्म हो गया। बहुत सारे इसके बाद कॉन्सेप्ट हैं, अब इतना कॉन्सेप्ट तो पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। कभी अगर मौका मिलेगा तो हम बहुत इसको डिटेल में और अच्छे से 2 4 5 और वीडियो जितना हो सकेगा हम बना करके डाल देंगे। लेकिन मूल रूप से सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें, इरोस है, थैनाटॉस है, आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति जो व्यक्ति के अंदर होता है, वो सब चीज़ें, वो सब की बात भी सिगमंड फ्रॉइड कहता है। लेकिन वो सब इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से वो चीज़ लगे मेरे को कि मैं आपको बताऊं। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, क्योंकि आपके पूरे व्यक्तित्व के विकास में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको वही चीज़ बताई। तो सिगमंड फ्रॉइड अब यहाँ पे खत्म होते हैं, फ्रॉइड बाबा को प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात और आपको मैं बताता हूँ, ये जो सिगमंड फ्रॉइड आज 1920 में इसने ये सब चीज़ें कही हैं, 1920 में इसने लिखा था जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस। आप देखिएगा कि थोड़ा सा अगर तुलना करते हैं भगवत गीता से, तो भगवत गीता में देखिएगा ये सब चीज़ पहले ही बोल के चला गया है। भगवत गीता में जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण की बात की। व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतगुण अच्छे गुण, तमोगुण खराब गुण जो बुरे पैशाचिक लोगों के पास होते हैं, और उसको बीच में जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? रजोगुण। रजोगुण बीच का होता है। तो अगर आप जाति व्यवस्था भी देखेंगे भगवत गीता के अंदर, तो उसको जाति के आधार पर नहीं बांटा गया है। अगर कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो इस आधार पर नहीं बांटा गया है क्षत्रिय, वैश्य और ये सबको कि वो किस जाति में पैदा हुआ, है ना। उसको गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया है। तो जिस व्यक्ति के अंदर सतोगुण बहुत ज्यादा होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर सतोगुण और रजोगुण ठीक ठीक बीच में मिश्रित रूप से होगा वह व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा। जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण मिश्रित रूप से कहलाएगा होगा ज्यादा, वो क्षत्रिय वैश्य कहलाएगा। और जिसके अंदर तमस गुण बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तमो और प्लस रजो ज्यादा मात्रा में मिश्रित रूप से होगा, वह व्यक्ति शूद्र कहलाएगा। तो वहां भी देखिए गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर बांटा गया है। अब कर्म में ब्राह्मण का कर्म भी डिफाइन किया गया है। ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना। वो क्या करेगा? समाज को ज्ञान देगा, समाज में ऐसे ऐसे ज्ञानियों को पैदा करेगा, ऐसे ऐसे विद्वानों को पैदा करेगा, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को पैदा करेगा कि उस समाज में इतना ज्ञान हो जाएगा कि कोई समाज जो है ज्ञानी नहीं बनेगा, उसको कोई बहला फुसला नहीं पा पाएगा, वो अंधविश्वास से भरा हुआ नहीं होगा। तो ब्राह्मण का वो काम है। क्षत्रिय का काम क्या है? अब जिसके पास बाहुबल होगा, भुजाओं में जिसकी ताकत होगी, पर उसके पास ज्ञान की शक्ति नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, पर ताकत शरीर में बहुत है, तो वो क्षत्रिय बनेगा। वो समाज में आने वाले हर आपदाओं से अपने प्रजा की रक्षा करेगा, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। वैसे जिसके पास दिमाग भी नहीं है, उतना पढ़ लिख भी नहीं सकता है, और जिसके पास बाहुबल भी नहीं, भुजाओं में भी ताकत नहीं है, तो वो व्यक्ति ऐसा वाणिज्य का विकास करेगा। वैश्य है वो, तो वाणिज्य का विकास करेगा। वो अपने देश में इतना पैसा देगा, इतना व्यापार करेगा कि उसका देश कभी निर्धन नहीं होगा, उस देश की प्रजा कभी निर्धन नहीं होगी। ये वैश्य का काम है। और इसके पास पैसा भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है और शरीर भी नहीं है, वैसा व्यक्ति शूद्र बनेगा। वो अन्य चीजों के माध्यम से उस तीनों वर्णों की सेवा करेगा, है ना। तो उसको शूद्र कहलाया है। आ गया जैसे कि जो रिक्शा चलाना है या जो भी चीज करना है, जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो शूद्र के लिए आवंटित किए गए। इसलिए आवंटित नहीं किए गए कि वो शूद्र है, इसलिए वो इसलिए किए गए कि आपके पास बुद्धि की ताकत भी नहीं है, आपके शरीर में भी दम नहीं है, और आपके पास पैसे भी नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आप लोगों की सेवा करके अपना जो है जीविकोपार्जन कीजिए, छोटी छोटी चीजों करके जीविकोपार्जन कीजिए। अब यहाँ पर जो है भगवत गीता में ये भी बोला गया, एक ब्राह्मण का काम ज्ञान देना है और एक शूद्र का काम जो है वो अन्य वर्णों की सेवा करना है। अगर ब्राह्मण ज्ञान नहीं दे रहा है और शूद्र यहाँ पर अपना काम कर रहा है, तो शूद्र ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अगर एक क्षत्रिय का काम अपने देश के, अपने साम्राज्य की रक्षा करना है, और एक वैश्य का काम वाणिज्य का विकास करना है, पर एक वाणिज्य का विकास करने वाला वैश्य जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अपने कर्मों का निर्वहन कर रहा है, पर एक क्षत्रिय अपने कर्मों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो क्षत्रिय नहीं श्रेष्ठ होगा, वहां पे वो वैश्य श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बताइए, इस तरीके से भगवत गीता में वर्णन किया गया है चीजों का। लेकिन हम लोग क्या किए, अपने हिसाब से उसको जाति में बांट दी। तो जाति व्यवस्था तो बड़ा खतरनाक चीज है। हम कभी अगर भगवत गीता पढ़ाएंगे, फिलॉसफी के अंदर आता है वो भगवत गीता, गीता का पूरा दर्शन है। अब अधिकांश लोग तो भगवत गीता का ऐसा ऐसा खतरनाक व्याख्या किए कि हम तो पागल हो जाते हैं देख के। किसी से पूछ दीजिएगा भगवत गीता और भागवत गीता में क्या फर्क है, उसको ये भी नहीं पता होगा, और वो भगवत गीता पे ज्ञान बांटने के लिए आ रहे हैं, है ना। 4 श्लोक अगर पूछ दीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मते संगोस्तु कर्मणि। अब इसका मतलब बताएगा, कर्म का अधिकार बोल देगा, निष्काम कर्म योग की बात कर रहा है।
लेकिन बिना कर्म के, बिना फल के कोई निष्काम कर्म कर ही कैसे सकता है। तो ये सब बहुत डिटेल्ड चीज़ है, हम कभी बात करेंगे सब चीज़ों पर आराम से। फेसबुक वगैरह पे हम ये सब चीज़ डालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यूट्यूब पे बताना ये सब थोड़ा मुश्किल है, यूट्यूब में मुद्दे पे रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरह से देखिएगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में, गीता में तो बहुत पहले कहा गया है कि नहीं? गीता में बहुत पहले कह दिया, और उसको सिग्मंड फ्रॉइड यहाँ पे ईड, ईगो और सुपर ईगो के रूप में बांट करके हमको समझा रहा है। सोचिए, अपना वेद दर्शन कितना खतरनाक दर्शन है, अपना गीता कितना खतरनाक है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, लोग जानना ही नहीं चाहते हैं चीज़ों को, तो अज्ञानता में फंसे रहते हैं। लेकिन हमारा वेद दर्शन, वेदांत दर्शन और गीता, ये सब बहुत ज़्यादा बड़े, इसको प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। उपनिषद को, ब्रह्म सूत्र को और गीता को, इन तीनों को जो है प्रस्थान त्रयी कहा गया है ना। कहा गया है कि जो व्यक्ति आचार्य अपने पीछे लगाता है ना, शंकराचार्य जैसे नाम है, रामानुजाचार्य है, आचार्य लगाने का केवल अधिकार उसी को है जिसने इन तीनों पे भाष्य लिखा हो, टीका लिखा हो। किस किस पे? उपनिषदों पर, ब्रह्म सूत्र पर, और तीसरा गीता पर, जिसने भाष्य और टीका लिखा है। तो शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा खतरनाक दर्शन उनका अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। उसमें उन्होंने तीनों के भाष्य लिखे थे, टीका लिखे थे इन तीनों पर, और बहुत प्यारा है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। पूरा का पूरा ब्रह्म से जुड़ा हुआ उनका दर्शन है, ब्रह्म दर्शन है उनको। तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य भी लिखा है उन्होंने। बादरायण ऋषि ने ब्रह्म सूत्र लिखा, बाद में चल करके इन्होंने उसका भाष्य लिखा था, टीका लिखा था। तो हम बात करेंगे उन सब चीज़ों पे। चलिए, तो आपको ये समझाना था कि भगवत गीता और सिगमंड फ्रॉइड का विचार जो मिलते हैं, तो फ्रॉइड बाबा जो है लगता है हमको भगवत गीता वगैरह पढ़े होंगे और वहीं से जो उठा है। चलिए, फ्रॉइड बाबा का कहानी तो यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय।